अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तिशा गौहर के कलम से तहरीर करदा नावल बस थोड़ी सी मोहब्बत के एपिसोड नंबर 5 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। सेमेस्टर के अख्ताम पर सब स्टूडेंट्स ने मिलकर अपने अपने डिपार्टमेंट में पार्टी रखी थी। हिमान और ताशा दोनों ही सुबह से अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। हिमान ने काले रंग का डिनर सूट पहना था जो उसके लिए अनीसा ने पिछली ईद पर भेजा था और उसके बाद से हर इवेंट पर वह यही सूट पहनकर जाता था। डैशिंग तो वह था ही, तैयार होकर मजिद पुरकशिश लग रहा था। बालों को सामने से स्टाइल करके और बाईं कलाई में घड़ी बांधकर वो यूनिवर्सिटी की हर लड़की का दिल धड़काने का सामान कर चुका था। ऊपर से उसके नए क्लोन की मशहूर कुन खुशबू सबको बगैर देखे ही अपनी जाने मतवजा कर सकती थी। ताशा ने उसके बरक सफ़ेद चूड़ीदार पाजामा और फ्रॉक से बेतन किया हुआ था। कानों में खूबसूरत सिल्वर कलर के बड़े बड़े एंटीक झुमके और दोनों कलाइयों में सफ़ेद और सुर्ख इम्तजाज की कांच की चूड़ियाँ पहने। वो सुर्ख हील्स और सुर्खी रंग की लिपस्टिक के साथ सिल्वर ग्लिटर वाला आई मेकअप और काला आईलाइनर लगाए हुए शहजादियों जैसे हसीन लग रही थी। पार्टी के एक्साइटमेंट में वो सुबह जल्दी उठ गई थी, जबकि हिमान अपने मामूल के मुताबिक ही जागा था और उस वक्त ताशा मुकम्मल तैयार होकर लाउंज में बैठी हिमान के तशरीफ लाने का इंतजार कर रही थी। नफीसा ने अपनी बेटी को इस कदर हसीन रूप में देखा तो बेसाख्ता आगे बढ़कर उसके माथे पर प्यार दिया और बलाएं ली। जवाबन वह मुस्कुराकर उनके गले से लग गई। शाइस्ता ने उसे देखकर बरमला माशाल्लाह कहा तो वह झींप कर मुस्कुराने लगी। जब हिमान सीढ़ियां उतरता दिखाई दिया तो वो उसे खफकी से देखते हुए बाहर की जानिब मुड़ी। हिमान ने एक सरसरी नज़र उसकी पुश्त पर डाली थी। उसके खूबसूरत खुले बाल पुश्त पर बिखरे थे और एक कंधे पर झूलता दुपट्टा ज़मीन को बोसे दे रहा था। हिमान ने जल्दी से आगे होकर उसके दुपट्टे का झाड़ू देता पल्लू उठाया, दुपट्टा पूरा खोलकर उसके सर पर फैला दिया। ताशा ने मुंह बनाते हुए दुपट्टा उसके हाथ से खींचकर दोबारा साइड पर लटका दिया। हिमान ने दोबारा से पल्लू उसके सर पर रखने की कोशिश की तो वो चिढ़ गई। बाल मत खराब करो मेरे, उसके हाथों की पहुंच से दूर होते हुए कह रही थी। बालों की बढ़िया फर्श पर झाड़ू दे रही है। हिमान के माथे पर हल्के से बल नमदार हुए दोनों यही बहस करते हुए बाहर निकल रहे थे। नफीसा ने उन दोनों को एक साथ देखकर कुछ सोचा तो उनके लबों पर बेख्तियार मुस्कान आ गई। शाइस्ता ने उनके मुस्कुराते लब देखकर वजह पूछ ली। कुछ नहीं भाभी, बस एक ख्वाहिश सी आई थी, दिल में, पता नहीं पूरी हो सकेगी या नहीं। हिमान को ताशा का ख्याल रखते देखकर नफीसा के दिल में अक्सर उसे अपना दामाद बनाने की ख्वाहिश पैदा होती थी, मगर वो इस ख्वाहिश को वक्त आने तक दिल ही में रखना चाहती थी। जाने उनकी बेटी के नसीब में आगे क्या लिखा था। हिमान ड्राइव करते हुए तीखे अंदाज में वक्तन फवक्तन ताशा को देख रहा था। वो उसके देखने पर चिढ़ सी गई। क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्यों बार बार मुझे घूर रहे हो? नज़र ख़राब नहीं है मेरी जो दुनिया की इतनी हसीन लड़कियां छोड़कर एक चुड़ैल को घूरूंगा। हिमान ने उसे दूबदू जवाब दिया। खुद जैसे तुम बड़े टॉम क्रूज लग रहे हो ना। जकूटा जिन्ना होता वो मुंह फुलाकर बोली। बहुत अफसोस हुआ जानकर, पहले मुझे सिर्फ शक था, अब यकीन हो गया कि तुम्हारी नज़र तो सच में ख़राब है। इतने हैंडसम बंदे को जकूटा जिन कह दिया। वो अफसोस से सर हिलाने लगा। ताशा ने 2 थप्पड़ उसके बाजू पर मारे थे। मेरी नज़र बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारी नीयत ख़राब है। एक भी लड़की तुम्हारे आसपास घूमती नजर आई ना तो मैं सबसे पहले मामू जान को बताऊंगी। ताशा ने उसे धमकाने की कोशिश की। मेहमान हल्का सा हंसा। क्यों, जेलस हो रही हो? उसके अल्फाज पर ताशा ने आंखें घुमाई। है क्या तुम में जो मैं जेलस होंगी? अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। अरे इतने हैंडसम लड़के पे सबकी नज़र होती है, उसने आंख मारते हुए कहा। ताशा ने जोरदार कहका लगाया। हा, बड़ी खुशफहमियाँ पाल रखी हैं हिपोपोटेमस, दरियाई घोड़े ने। हाँ तुम तो यही कहोगी, अंगूर जो खट्टे हैं ना। हिमान ने उसे चिढ़ाया तो ताशा ने अपना नाजुक हाथ उसके बाजू पर अनगिनत थप्पड़ रसीद किए। यार कितनी बार कहा है इस तरह तशद्दुद से इज्तनाब किया करो, मरवाओगी किसी दिन। वो उससे अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्टीयरिंग जो उसके हाथ में थी। ताशा उसके मना करने के बावजूद भी ना रुकी। बस करो वाइट लिजर्ड। उसकी ड्रेसिंग के हिसाब से वो मुँह चढ़ाकर बोला तो ताशा ने उसकी टांग पर एक जोरदार किस्म की चुटकी भरी। उफ ताशा की बच्ची। उसने एक हाथ से गियर को छोड़ा और ताशा का हाथ अपनी टांग से हटाया। शराफत से बैठो वरना लड़की होने का लिहाज नहीं करूंगा। उसे हाथ से वह टांग से लाता हुआ हल्का सा घुराते हुए बोला। क्या करोगे? हाँ बोलो, क्या कर लोगे तुम? ताशा ने चैलेंजिंग अंदाज में उसे उकसाने की कोशिश करते हुए फिर से चुटकी काटने की कोशिश की तो हिमान ने कार्रवाई से पहले उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली। कांच की चंद चूड़ियां उसके हाथ के दबाव में आकर टूट गईं और ताशा की कलाई में चुभ गई। चुभी तो उसकी हथेली में भी थी। जंगली इंसान। तकलीफ की वजह से उसके मुंह से सिसकारी निकली। हिमान को फौरन एहसास हुआ था कि उसे तकलीफ हुई है। उसने फौरन अपनी गिरफ्त ढीली की तो ताशा ने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। गाड़ी रोको, वह गुस्से से चिल्लाई। आई एम सॉरी यार, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको वरना मैं चलती गाड़ी से उतर जाऊंगी। धमकी देकर वो उसके कार रोकने का इंतजार करने लगी, मगर हिमान शायद उसकी मर्जी सुनने के मूड में नहीं था। ताशा ने गुस्से से दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा तो हिमान ने घबराकर एकदम गाड़ी सड़क के साइड पर लगाकर ब्रेक लगाई। ताशा लॉक खोलने की कोशिश करने लगी। हिमान ने उसकी दूसरी कलाई पकड़कर उसे उतरने से रोका। इधर दिखाओ।
वो दिल ही दिल में अफसोस करता हुआ उसकी नन्ही नन्ही उभरती हुई खून की बूंदों वाली कलाई को दोबारा थामने लगा तो ताशा ने आंसू भरी आंखें उठाकर उसे देखा। ईमान के पकड़ने से पहले उसने अपनी कलाई दूसरी जानिब कर ली थी। हाथ मत लगाओ मुझे, वो फिर से गुस्से से चिल्लाई थी, लेकिन अब की बार उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। ईमान ने जल्दी से टिश्यू बॉक्स से 2-3 टिश्यू निकाल कर उसके जाने बढ़ाया तो इसने एहतजाजन उसका हाथ छटक खुद टिश्यू निकाले और कलाई से खून साफ करने लगी, वरना उसका सफ़ेद फ्रॉक दागदार हो जाता। सॉरी ना, मेरा मकसद तुम्हें ज़ख्मी करना नहीं था। ताशा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे और ईमान को उसे यूं तकलीफ में देखकर बहुत बुरा लग रहा था। शट अप, वो गुस्से में रोती रोती चीखी थी। ताशा, ये गलत बात है, तुम कब से मुझे परेशान करी थी, मैंने सिर्फ वार्निंग ही दी थी ना। ताशा उसकी पूरी बात सुने बगैर ही लॉक खोल कर उतर गई। उसके तेवर देखकर खुद भी ड्राइविंग सीट से उतरकर उसके पास आ गया। ताशा ने सड़क पर आने वाले रिक्शे को हाथ देकर रोका तो ईमान को उसकी जहनी हालत पर शुबा हुआ। ये क्या कर रही हो, गाड़ी में बैठो। वो उसे बाजू से पकड़कर गाड़ी में बिठाने लगा तो ताशा ने झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। ईमान ने हैरत और बेयकीनी से गाल पर हाथ रखकर उसे देखा। दफा हो जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। उसे हैरान परेशान छोड़कर वो रिक्शे में बैठी और रिक्शे वाले को चलने का इशारा किया। ईमान उसे आवाज़ें देता रह गया मगर वह सुनी नहीं रही थी। ईमान ने फ़ौरन कार में बैठकर ड्राइविंग सीट संभाली और रिक्शे के पीछे लगा दी। अगर खुदा न खास्ता ताशा के साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो हमीद अहमद और उमर ने उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ना था। ताशा ने अपने फ़ोन से हमीद अहमद का नंबर मिलाकर कान से लगाया और दूसरे हाथ से आंसू साफ किए। रोने से और आंखें रगड़ने से उसका सारा काजल फैल गया था। हेलो मामू जान। ताशा की रोती हुई आवाज़ सुनकर हमीद अहमद फ़ौरन परेशान हो गए थे। मामू जान, ईमान ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की है, उसने मुझे गाड़ी से भी उतार दिया और इतने ज़ोर से मेरा हाथ मरोड़ा। उन्हें ईमान की शिकायत लगाकर उसने फ़ोन काट दिया और मज़ीद रोने लगी। पार्टी में हो जाने का अफसोस अलग हो रहा था और कलाई ज़ख्मी होने का गुस्सा अलग था। रिक्शे से उतरकर वह सीधा गेट से अंदर चली गई। ईमान को कार से उतरकर उस रिक्शे वाले को पैसे देने पड़े। वह पैसे लेकर निकला तो ईमान को कार पोर्च में लगाकर बाहर निकला। उसकी गाड़ी के आगे हमीद अहमद की गाड़ी भी पार्क थी, मतलब वो घर पहुंच चुके हैं। ईमान का दिल बेसाख्ता इतनी ज़ोर से धड़का था कि अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो मुश्किल सांस बहाल रखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ताशा रोते हुए लाउंज में खड़े हमीद अहमद के सीने से लगी थी। उसके एक फ़ोन पर वो घर आ गए थे। बस मेरी गुड़िया और नहीं रोना, आने दो उस नाहनचार को, ऐसी खबर लूँगा उसकी। हमीद अहमद के इस एक जुमले और अंदाज में ताशा के लिए क्या कुछ नहीं था। दहलीज में खड़े ईमान ने बहुत शिद्दत से वह सब महसूस किया था। मामू जान, ईमान ने जानबूझकर इतने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा था, मेरी सारी चूड़ियाँ टूट कर लग गईं। उसे दरवाजे में खड़ा देखकर ताशा ने फिर से कहना शुरू किया। ताशा की इस कदर मुबालगा आराई पर ध्यान देने का ख्याल ईमान को उस वक्त बिल्कुल भी नहीं था। सामने हमीद अहमद मलिकुल मौत बने उसे जिन नज़रों से घूर रहे थे, ईमान ने अपनी मौत का मंजर तसव्वुर कर लिया था। वह ताशा को सोफे पर बिठाकर ईमान की तरफ बढ़े और बगैर कुछ बोले या पूछे उसे जनाटेदार थप्पड़ मार दिया। इतना ताकतवर हाथ पड़ने पर वह की मानों में लड़खड़ा गया था। उसके होंठ का किनारा फट गया था। ईमान ने बेख्तियार एक हाथ गाल पर रखकर अपनी ज़बान की नोक होंठ के किनारे पर लगाई थी तो खून का नमकीन जायका महसूस हुआ। हमीद अहमद बहुत शदीद गुस्से में थे। उसे अकेले सड़क पर छोड़ते हुए तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं आई? घर की इज्जत है वो। दूसरा उल्टे हाथ का थप्पड़ उन्होंने उसी गाल पर दोबारा मारा था। ईमान को लगा कि दुनिया घूम गई है। बाबा जान, मैंने इसे नहीं छोड़ा था। वो हल्का सा मिनमिनाया था लेकिन उसकी आवाज़ हमीद अहमद के कानों तक नहीं पहुंची थी। उसी वक्त लाउंज में उमर की एंट्री हुई। उसने सारे माहौल का एक नज़र में जायजा लिया। उसे हमीद अहमद ने खुद बुलवाया था। ताशा मुसलसल रोई जा रही थी। उसकी कलाई के जख्मों पर आयशा ने ट्यूब लगाकर पट्टी बांध दी थी। हालांकि पट्टी की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ट्यूब से काम चल जाता। उसके ज़ख्म पर दवा लगी तो उसके रोने की शिद्दत में कुछ कमी आई। वो आंसू साफ करके सूसू करने लगी। ईमान खामोशी से अपनी साबका पोजीशन पे खड़ा था। उमर ने आगे बढ़कर 2-3 थप्पड़ गुद्दी पर लगाने के बाद उसे कान से खींचा और हमीद अहमद की स्टडी में ले गया। कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा ईमान, कितनी बार? उमर की आवाज़ में इस कदर गुस्सा हुआ कि वो नज़रें उठाने की हिम्मत भी न कर सका। खिंचते हुए कान में दर्द की टीसें उठने लगी थी। हालात का अंदाज़ा है तुम्हें? उसे अकेला सड़क पर छोड़ा है, तुम आंखों का पानी मर गए। उसे कुछ हो जाता तो कोई अगवा कर लेता या खुदा ना खास्ता किसी कारवार से उसका एक्सीडेंट हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? उमर ने उसका कान छोड़ा और गिरेबान पकड़कर झंझोड़ा, लेकिन हमीद अहमद उसे इतने में नहीं छोड़ने वाले थे। ताशा उनके लिए बेहद ख़ास थी। उसके मामले में वो कोई कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बाप के जारहाना तेवर देखकर ईमान की रूह काम गई थी। ताशा ने जो झूठ बोला था वह उससे बरी नहीं हो सकता था। उसकी आंखें खौफ और बेतबारी के एहसास से नम होने लगी थी। वह जानता था कि हमीद अहमद का गुस्सा जल्दी ठंडे होने वाले नहीं। शाइस्ता परेशानी के आलम में लाउंज में चक्कर काट रही थी। नफीसा अलग परेशान थी। ईमान के लिए हमीद अहमद का गुस्सा दोनों खवातीन ने देख रखा था। ताशा को ईमान का उसे चिढ़ाना बुरा लगा था। इतना दुख उसे चूड़ियाँ टूटने का नहीं हुआ था जितना गुस्सा ईमान के सख्ती से हाथ पकड़ने पर आया था। वो बात को खामखा आना का मसला बनाकर बैठ गई थी। गाड़ी से वो खुद उतरी थी लेकिन गुस्से में उसे सबक सिखाने के चक्कर में उसने उसे हमीद अहमद से ये कह दिया था कि ईमान ने उसे गाड़ी से उतारा है
उस वक्त वह सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। अगर उस गरीब का भी सोच लेती तो उस वक्त अपने बाप और भाई के हाथों बिला वजह जलील ना हो रहा होता। नफीसा ने ताशा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह बेड पर औंधी लेटी मोबाइल फ़ोन में गाने सुन रही थी। फैला हुआ काजल वह अब तक साफ कर चुकी थी। कोई अकल नाम की चीज़ है तुम्हारे पास या नहीं? ख्वामखा बात का बतंगड़ बना दिया। नफीसा के डांटने पर वह सीधी होकर बैठी और माँ को खुशमा की नज़रों से देखा। उसने इतनी ज़ोर से मेरा हाथ मरोड़ा, ये आपको नज़र नहीं आ रहा? और जो मुझे बीच सड़क पर गाड़ी से उतार दिया वो? ताशा ने कलाई की तरफ इशारा करते हुए खफकी से कहा, झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरह पता हिमान ऐसा कर ही नहीं कर सकता और यह हरकत भी तुम्हारी किसी कार्रवाई का ही नतीजा होगी। उन्होंने उसकी कलाई की तरफ इशारा किया, फिर बोली, तुमने सारा इल्ज़ाम उस मासूम पर डाल दिया, शर्म करो कुछ। उन्होंने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की मगर वो भी हार मानने वाली नहीं थी। आपको बस वही सच्चा नजर आता है, अगर मुझे कुछ हो जाता ना तब मैं देखती आप कैसे उसके साइड लेती हैं। चुप हो जाओ लड़की, वरना मैं तुम्हारी पिटाई लगा दूंगी। तुम्हारी इस कारस्तानी के चक्कर में भाईजान जो उसका हाल करेंगे तुम्हें इसका अंदाज़ा भी है? नफीसा की बातों का उस पर उल्टा ही असर हो रहा था। अच्छा है ना, इसे भी तो पता चले मेरे साथ पंगे लेने। चुप, बिल्कुल चुप, खबरदार जब कुछ बोली तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो। उन्होंने ताशा को आंखें दिखाई और कमरे से बाहर निकल गई। ताशा ने रोने वाला मुंह बना लिया था। माँ का यह अंदाज उसे दुखी कर रहा था। वो उसकी बजाय हिमान की साइड ले रही थी। उमर ने हिमान को स्टडी से बाहर निकाला, धकेला और खुद भी उसके पीछे बाहर आया। शाइस्ता एकदम लपक कर हिमान की जाने बढ़ी। माँ का मतफक्कर चेहरा देखकर उमर के विरुद्ध में शरारे फूटने लगे थे। इसे अपनी ज़बान में आप अच्छी तरह समझा दीजिएगा कि आइंदा अगर इसने ताशा के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो उसकी नज़र तो इसकी ज़बान काट कर हाथ में दे दूंगा। एक कुसीली नज़र हिमान पर डालकर वह अपने कमरे की तरफ बढ़कर धाड़ से दरवाज़ा बंद किया, जिसका मकसद अपने गुस्से की नौयत का एहसास दिलाना था। शाइस्ता ने फिक्रमंद होकर हिमान के चेहरे का जायज़ा लिया। उसके चेहरे पर जिया बजा नील थे, होंठ के किनारे से खून रिस रहा था। उसकी झुकी हुई आंखों में चमकते आंसू भी उन्होंने देख लिए थे। शाइस्ता ने आहिस्ता से तसलिया में इस अंदाज में उसका हाथ पकड़ा तो वो होले से मुस्कुराया। ठीक हूँ मैं। आहिस्ता से अपना हाथ उनकी गिरफ्त से निकालकर वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो उन्होंने उसके पीछे जाते हुए आयशा को भी ऊपर आ जाने का कहा। नफीसा वहीं मौजूद थी। आयशा भी आ गई और उसने हिमान को देखते ही आगे बढ़कर उसे थामा। कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम जाओ अपने कमरे में। आयशा को रुंधी आवाज़ में जाने का कहकर वो मुश्किल बेड पर बैठ गया। कैसे कुछ नहीं हुआ, मुझे देखने तो। उसने हिमान के कॉलर की तरफ हाथ बढ़ाया तो हिमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कह जो रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। वह धीमी आवाज़ में तजाजन बोला था। आयशा ने अपने हाथ वापस खींचा और दवा वाला डब्बा अपनी माँ को पकड़ाकर बाहर निकल गई। वह जानती थी कि हिमान शाइस्ता को मना नहीं कर सकता था। बच्चे मुझे माफ़ कर दो, इस मुसीबत की वजह से ये सब हो गया। नफीसा शर्मिंदा होकर कह रही थी। इसमें आपकी क्या गलती है पप्पो, आप क्यों बिला वजह परेशान हो रही हैं? नफीसा ने उसकी बात पर बेसाख्ता करीब होकर उसकी पेशानी चूमी थी। मेरा बच्चा, मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ। हिमान ने उनके दोनों हाथ पकड़कर चूमे। आपको बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है पप्पो, कुछ भी नहीं हुआ। हिमान ने मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली दी कि बात तो वो भी जानती थी कि वो कभी अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करेगा और वो भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से नफीसा शर्मिंदा हूँ। आखिर को उनका लाडला था वो। जितनी देर में नफीसा उससे बातें करती रही, शाइस्ता हल्दी वाला दूध गर्म करके ले आई थी। ये लो, ये पियो। उन्होंने ग्लास हिमान की तरफ बढ़ाया। अम्मी मुझे नहीं पीना कुछ भी। उसने बेजार से मुँह बना लिया। नफीसा ने शाइस्ता से गिलास थामा और उसके होंठों तक बुलंद किया। पी ले, शाबाश। नफीसा की तरफ बेचारगी से देखते हुए उसने मुश्किल वो दूध खत्म किया और फिर नफीसा ग्लास लेकर कमरे से बाहर निकल गई। अब कमरे में सिर्फ शाइस्ता और हिमान थे। शाइस्ता ने उसके बालों में प्यार से हाथ फेरा और पिचकारते हुए बोली, मेरा बेटा दवाई लगवा लो वरना जख्म जल्दी ठीक नहीं होंगे। हिमान ने बेबसी से उन्हें देखते हुए हथियार डाल दिए थे। वह जानता था कि वो उसे दवा लगवाए बगैर नहीं जाएंगी। उसने आहिस्ता से अपनी शर्ट उतारी और औंधे मुंह बेड पर लेट गया। शाइस्ता ने उसकी सुर्ख लकीरों से भरी कमर को देखते हुए उस पर न जाने कितनी आयतों का विर्द करके फूंका था। आहिस्ता आहिस्ता वो उन जख्मों पर दवा लगाने लगी। तकलीफ और जलन की वजह से उसके मुंह से हल्की हल्की सिसकियाँ निकलने लगी थी तो उसने अपना मुंह तकिए में दबा लिया। कितने आंसू आंख से निकलकर उसके तकिए में जज्ब होने लगे थे। आंसुओं की वजह से जख्मों की तकलीफ से ज़्यादा बाबा जान का रवैया था जो उसे हमेशा उसी तरह दुखी करता था। शाइस्ता ने दवा लगाकर उसे दर्द दूर करने की गोली खिलाई और उसे प्यार से बालों पर प्यार करते हुए दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई। उमर ताशा को अपने साथ शॉपिंग करवाने लेकर आया था। उस वक्त वो दोनों शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे। ताशा को कपड़े पसंद करने का कहकर उमर एक साइड पर होकर कॉल सुनने लगा था और ताशा हैंगर पर लटके कपड़े अपने साथ लगा कर देखने लगी। आईने में अपने पीछे कुछ फासले पर खड़े उमर का अक्स देखकर उसने सोचा, मेरा कितना ख्याल करते हैं। सुबह मेरी वजह से काम छोड़कर आ गए थे और इतनी मसरूफियत के बावजूद अब मुझे शॉपिंग पर लेकर आ गए हैं। काम का इतना लोड है उन पर कि फ़ोन पे काम की हिदायत दे रहे हैं, फिर भी मुझे शॉपिंग करवाने से मना नहीं किया। यह ख्याल उसे अंदर ही अंदर सरशार कर रहा था। वो काफ़ी अरसे बाद यूँ उमर के साथ अकेली शॉपिंग पर आई थी, वरना हमेशा वह हिमान के साथ आया करती थी और अक्सर उनके साथ कोई और भी होता था। अकेली वो खुद नहीं आती थी, वरना हिमान उसे बहुत तंग किया करता था। किसी और के साथ होने से वो लिहाज रख लेता था और ताशा को शॉपिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। हिमान की गैर संजीदा तबीयत की वजह से वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, जबकि उमर की संजीदगी और सुबरपन उसे बहुत कूल और अट्रैक्टिव लगते थे।
अपने लिए कपड़े पसंद करते हुए उसने उमर को कई बार सराहती नज़रों से देखा था। उसकी पर्सनैलिटी थी भी अच्छी खासी डैशिंग। पहली नज़र में कोई भी उससे मुतासिर हो सकता था। खूबसूरत नकूश के साथ वेल ड्रेस्ड सलीके से बाल सेट किए बिजनेस सूट में वो शॉपिंग मॉल में भी कई लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रहा था। उसके साथ चलते हुए ताशा की चाल में खुद ब खुद एक एहसास तफाखुर आ गया था। कपड़ों की पेमेंट करते हुए कैशियर ने तारीफन कह भी दिया था कि आपका कपल बहुत प्यारा है। ताशा झींप कर मुस्कुराई तो उमर ने मुस्कुराते हुए उसकी गलतफहमी दूर की। बहन है मेरी। वो फ़ौरन माजरत खा हुआ। ताशा की जहनी रूह किसी और जानी भी निकल चुकी थी। वो शुरू से उमर को पसंद करती थी क्योंकि वो उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन कुछ अरसे से ताशा की यह मोहब्बत किसी और अंदाज में पनपने लगी थी। ताशा ने शुरू से ही उसे उमर भाई कहा था, मगर बढ़ती उम्र के जाने के इस लम्हे में उसके दिल में उमर के लिए दूसरे जज्बात पैदा होने लगे थे। उसके दिमाग में ईमान का जुमला गूंजा, तुम तो यही कहोगी अंगूर जो खटे हैं ना। अगर उमर उससे शादी कर ले तो ईमान को इस जुमले का करारा जवाब मिलेगा। वो दिल ही दिल में सोचने लगी थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।